हेलो स्टूडेंट, झारखंड स्पेशल क्लासेस प्रेजेंट्स ऑडियो आर्टिकल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग विस्थापन और पुनर्वास नीति सुनकर कवर कर रहे हैं। सुनकर कवर करने से आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। लास्ट के दिनों में आप इसको सुनिए ताकि आप रिलैक्स भी फील कर सके और आपका पढ़ाई भी होता रहे। तो हम लोग विस्थापन और पुनर्वास नीति जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग अध्याय 6 तक पढ़ चुके थे। तो अध्याय 1 में प्रस्तावना पढ़े थे, अध्याय 2 में उद्देश्य, अध्याय 3 में परिभाषा, अध्याय 4 में हम लोग सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के बारे में पढ़े थे। अध्याय 5 में हम लोग पढ़े थे कि जो भी प्रशासक बनेंगे या आयुक्त बनेंगे उनकी नियुक्ति और उनकी शक्ति और उनके कार्य क्या होंगे। अध्याय 6 में हम लोग पढ़े थे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना। आज और अभी इस ऑडियो में हम लोग अध्याय 7 प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ को सभी प्रभावित परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिग्रहित कर लिया गया हो को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किए गए भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल तक आवास के लिए बिना किसी लागत के आवंटित की जाएगी। अर्जनकारी निकाय द्वारा आवंटित आवासीय स्थल में एक पक्का घर बनाया जाएगा जिसमें 2 शयन कक्ष होंगे, एक ड्राइंग कक्ष, एक रसोई घर तथा एक शौचालय होगा। इसका विस्तार शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग मीटर होगा। यदि कोई व्यक्ति पुनर्वासित क्षेत्र में मकान ना लेना चाहता हो तो उसे एक मुश्त 3 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक परिवार जिनके पास वास भूमि नहीं हो और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्षों से एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 30 वर्षों से लगातार रह रहा हो और अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो को पुनर्स्थापन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ग मीटर विस्तार वाला क्षेत्र का मकान मुहैया कराया जा सकता है। ऐसी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों के लिए बहुमंजिला भवनों का निर्माण कराया जा सकता है जिसमें भूतल पर आच्छादित क्षेत्रफल अधिकतम 50% ही होगा। परंतु यदि कोई परिवार घर नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक ऐसे परिवार प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके अथवा प्राप्त ना करे अथवा भूमि अर्जन के कारण कोई भूमि का 1/10वां अंश प्रस्तावित परियोजना या टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगे। प्रभावित परिवारों को आवंटित की गई भूमि अथवा घर के पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टाम्प शुल्क तथा अन्य शुल्कों का वहन अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होंगे। इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर प्रभावित परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे। साथ ही मौद्रिक राशि का भुगतान पति और पत्नी के नाम से खोले गए संयुक्त खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। विस्थापित परिवार के पास यदि पशु हों तो पशुशाला के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 35,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार अपने परिवार भवन निर्माण सामग्री अपने सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 रुपये प्राप्त करेगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसकी पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है और विस्थापित हुआ है कार्य शेड या दुकान के निर्माण हेतु एक बार में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में 50,000 रुपये प्राप्त करेगा। ऐसी परियोजना जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर भूमि का अर्जन शामिल हो तो प्रभावित परिवारों के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसे वैसे प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, अर्जनकारी निकाय एकल परिवार के कम से कम एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराएगा। अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों और तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना में उपयुक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके। यदि प्रभावित परिवारों के नामित सदस्य अन्यथा नियोजन हेतु प्राप्त हों तो आयु की ऊपरी सीमा 10 वर्ष तक शिथिल कर दी जाएगी। उपलब्धता एवं उपयुक्तता के अधीन समस्त अकुशल नए रोजगार तथा परियोजना में सृजित अर्धकुशल नियोजन परियोजना प्रभावित परिवारों के
सदस्यों को दी जाएंगी। यदि प्रभावित परिवार के व्यक्ति की परियोजना में नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को परियोजना में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। यदि प्रभावित परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है अथवा कोई परिवार का सदस्य परियोजना में नियोजन का इच्छुक नहीं है तो प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपए की राशि विस्थापन की तिथि से 30 वर्षों तक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी भी की जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक उपक्रम एजेंसी की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना इकाई के वार्षिक शुद्ध आय का 1% प्रभावित परिवारों के बीच मौद्रिक रूप में वितरित किया जाएगा। यह राशि वार्षिक वित्त परिणाम की घोषणा के 3 माह के अंदर वितरित किया जाएगा। अर्जनकारी निकाय द्वारा अनैच्छिक रूप से विस्थापित परिवारों को विस्थापन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। परियोजना पदाधिकारी अपनी लागत पर ऐसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे जिसमें भेद्य प्रभावित व्यक्तियों को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि जीवन भर पेंशन के रूप में प्राप्त हो। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित परियोजना प्रभावित पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। ऐसी परियोजना जिसमें 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है तो विशेष अभियान चलाकर प्राप्य भूमि अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा अंतरित भूमि पर जनजातीय लोगों के स्वामित्व अधिकार बहाल करने हेतु एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में 5 वर्षों के भीतर उन जनजातीय समुदायों जिन्हें वनों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया है की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमरती लकड़ी जैसे कि वनोत्पाद संसाधनों के विकास हेतु कार्यक्रम भी शामिल होंगे। प्रभावित परिवारों से भूमि अर्जन किए जाने के किसी भी मामले में उन्हें प्राप्य प्रतिकर की राशि का कम से कम 1/3 प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में अदा किया जाएगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय अदा की जाएगी। प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहां तक संभव हो उसी अनुसूचित क्षेत्र में पुनः बसाया जाएगा। ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्र में जिनमें मुख्यतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की बसावट हो वहां पर सामुदायिक धार्मिक सभाओं के लिए बिना लागत के भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि प्रभावित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों को जिले के बाहर पुनर्स्थापित किया गया है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ 25% से अधिक मौद्रिक रूप में दिया जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने का अधिकार था उनको जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में स्थित जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा। पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली उन्मुक्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं। किसी भी क्षेत्र में 100 परिवारों या इससे अधिक परिवारों के सामूहिक रूप में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामलों में पुनर्स्थापन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत आधारिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रकार की सुविधाओं और उन्मुक्तियों में सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल निकास, सफाई, पेयजल स्रोतों, पशुओं के लिए पेयजल स्रोतों, सामुदायिक तालाब, चारागाह भूमि, पौधारोपण व सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, उचित दर की दुकानें, पंचायत घर, सहकारी समितियां, डाकघर, बीज सह उर्वरक भंडार, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, शिशु माता अनुपूरक पौष्टिक सेवाएं, बच्चों के लिए खेल मैदान, पार्क, सामुदायिक केंद्र, प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था, पूजा स्थल, परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि, कब्रगाह, शमशान भूमि तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्स्थापन क्षेत्र किसी ग्राम पंचायत अथवा किसी नगर पालिका का एक भाग बने। प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वास स्थल में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत करा दिए जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा नए पुनर्स्थापन वास स्थल को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा यदि वह पूर्व में किसी राजस्व ग्राम का हिस्सा न रहा हो। भविष्य में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामलों में प्रभावित परिवार द्वारा प्रभावित क्षेत्र में बिताई गई अवधि राजस्व खात्यान में अंकित नाम का उपयोग किया जा सकेगा। पुनर्वास अनुदान तथा लाभों को सूचीबद्ध करना।
इस नीति के अंतर्गत मौद्रिक के रूप में अभिव्यक्त पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इसे संशोधित भी किया जाएगा। परियोजना के आसपास के क्षेत्र का विकास। अर्जनकारी निकाय राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार परियोजना स्थल की परिधि के 15 किलोमीटर के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के विकास हेतु उत्तरदायी होगा तथा इसके कार्य के क्षेत्र के सटे हुए क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां अध्याय, शिकायत निवारण तंत्र। इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि अध्याय 1 में प्रस्तावना पढ़े थे, अध्याय 2 में उद्देश्य, अध्याय 3 में परिभाषा था, अध्याय 4 में था सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, 5वें में था जो भी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक तथा आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति, उनकी शक्तियां और उनके कार्य थे। अध्याय 6 में था योजना और 7वें में था पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ और 8वें में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिकायत निवारण तंत्र। परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति। प्रत्येक परियोजना जिसमें किसी क्षेत्र में सामूहिक रूप से 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी व समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून किसी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। इसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति कहा जाएगा। इस समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा निम्न सदस्य भी शामिल होंगे। कौन कौन से सदस्य होंगे तो आइए देखते हैं। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का एक एक प्रतिनिधि, प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के सांसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी और अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि। अब है जिला स्तर पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कार्य की प्रगति की निगरानी व समीक्षा के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्थायी पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का गठन करेगा। इस समिति की शक्तियां, कार्य आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब बात करेंगे न्यायाधिकरण। इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को इस नीति के अंतर्गत उपलब्ध पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभों को मुहैया न कराने के प्रति कोई शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए उपायुक्त याचिका संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। न्यायाधिकरण को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार करने एवं उनका निपटान करने की शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही न्यायाधिकरण पुनर्वास प्रशासक या संबंधित अन्य अधिकारी को ऐसे निर्देश भी जारी कर सकता है जिन्हें वह इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु उचित समझता है। अर्जनकारी निकाय द्वारा अर्जित भूमि या अन्य संपत्ति के लिए प्रतिकर की राशि से संबंधित विवादों का समाधान भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या उस समय संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू अधिनियम जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन किया गया है के उपबंधों के अंतर्गत किया जाएगा और यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। अब है बारी अध्याय 9 निगरानी तंत्र और ये हो जाएगा समाप्त। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा। परिषद में संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। अब है अनुश्रवण समिति। उन सभी मामलों जिनके लिए यह नीति लागू होती है
से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त सचिव के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण, जल संसाधन, उद्योग, कल्याण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, खान एवं भूतत्व, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं नियोजन, कृषि विधि तथा नगर विकास विभाग के सचिव सदस्य होंगे। साथ ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त इस समिति के संयोजक होंगे। इस समिति में प्रशासकीय मंत्रालय या विभाग के सचिव को, जिसकी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है, के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के त्वरित निष्पादन हेतु परियोजना से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक तथा अधियायी निकाय के प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा। सूचना का आदान प्रदान। विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंधों में सभी सूचना, प्रभावित व्यक्तियों के नाम और पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज के ब्यौरों को इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा परियोजना पदाधिकारियों द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाओं, पंचायतों आदि को अवगत कराया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग में एक पर्यावलोकन समिति गठित होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार इस नीति को प्रभावकारी बनाने एवं क्रियान्वयन करने हेतु नोडल विभाग होगा। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार इस नीति के प्रावधानों को समय समय पर संशोधित कर सकेगा। अब आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, बस लास्ट टाइम याद रह जाएगा। अब अध्याय 1 में हम लोग पढ़े थे प्रस्तावना, अध्याय 2 में उद्देश्य, अध्याय 3 में परिभाषा, चौथे में पढ़े थे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन होगा, 5वें में पढ़े थे कि जो भी पुनर्वास प्रशासक या आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति, शक्ति और उनके कार्य। अध्याय 6 में पढ़े थे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना, 7वें में पढ़े थे उसका लाभ, यानी कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ। फिर पढ़े थे 8वें अध्याय में शिकायत निवारण तंत्र और 9वें में निगरानी तंत्र। ठीक है, तो इसी के साथ इसको हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2 आया था, एक आया था 2013 में और एक आया था 2015 में, दोनों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।